न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करना ताकि हार को भी हाथ से शर्माना चाहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2025 जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में 13 अक्टूबर 2025 को होने के लिए है। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने सीबीटी 2 के लिए 120 क्वेश्चन सीरीज को लेकर आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसमें जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो साइंस का हो चाहे जीके जीएस कुछ का भी क्वेश्चन हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ। आप लोग देखे भी होंगे। और मैथ रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंस होंगे, जो कि फ्रेंड्स आप लोग का टीआरई 1.0 में आया था, यानी सीबीटी में जो पूछा गया था 1 में, देन उसी प्रकार क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप से ये पूछा जा रहा, और ये सारी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा, और जो भी क्वेश्चन होगा सारे को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा काफ़ी बढ़िया तरीके से, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे और ये आप लोगों के रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वे होंगे। इससे आप लोगों को डबल फायदा होगा। आप लोग प्लेटफॉर्म बुक का भी सेट को क्लियर कर दीजिएगा, देन आप लोगों को एक अच्छे रूप में कंटेंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिखा, सारी क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। देख लीजिए, सारी क्वेश्चन को मैं डील करूंगा अपने अंदाज में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा, देन उसी के रिगार्डिंग सॉल्यूशन भी देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, 9 अमाशय में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करने वाले एंजाइम पेप्सिन किस निष्क्रिय रूप से स्रावित होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, बातें करना चाहते हैं अमाशय के। ऑलरेडी आप लोगों को पता हो हमारी बॉडी में स्टमच जो होता है, हम स्टमच में क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। और इसमें एक पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में निष्क्रित करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिए, पेप्सोजेन जो होता है इसे कन्वर्ट, इसको जो HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये कन्वर्ट किस में करते हैं, पेप्सिन में करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है ये। अनुवांशिकी में फ्रेम लिस्ट उत्प्रेरक का क्या कारण होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुवांशिकी में फ्रेम लिस्ट उत्प्रेरक उत्परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका जो मेन कारण होता है डीएनए अनुक्रम में 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड्स का निवेशन या विलोपन करना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बात ही करना चाहते हैं डीएनए के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनाए होंगे, तो देखिए ये अगर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आरएनए। देन इसमें डबल हेलिकल दिखा दे, देखिए इस टाइप से अगर आप लोग करते हैं, ये आप लोग का होता है डीएनए होता है। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिए, नाइट्रोजन जो बेस होते हैं 4 रूप में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ए डबल बॉन्ड टी होता है, यानी एडेमिन थायमिन होता है। देन सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है, जिससे बोलते हैं साइटोसिन एंड ग्वानिन होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, एंड मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। पारिस्थितिक अनुक्रम में उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो एक स्थिर, अंतिम और आत्मनिर्भर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं चरम समुदाय। क्या बोलते हैं, चरम समुदाय। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नया नाम किसके नाम पे रखा गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखें, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पे रखा गया। सावित्रीबाई फुले के नाम पे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात ही करना चाहते हैं सावित्रीबाई फुले का। तो सावित्रीबाई फुले को भारत में प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। तो भारत में प्रथम शिक्षिका होने का गौरव किसे प्राप्त है, सावित्रीबाई फुले को। क्लियर है। और इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन तो वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। याद रखें, सत्य शोधक समाज की स्थापना, मेरा माइंड में आ गया, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। इसका संस्थापक थे ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले थे। यानी कि 1773 में सत्य शोधक समाज की स्थापना जो किया था ज्योतिराव फुले किए थे, और उनकी पत्नी कौन थे, सावित्री देवी फुले थे। क्लियर। इस चीज़ से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, और इसकी जो स्थापना किया गया था, उसकी स्थापना जो किया था याद रखें 1966 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और किसके बारे में डिस्कस किया गया, तो देखिए मैं लिख देता हूँ NIPCCD का। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, DRDO, जिसे क्या बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बात ही करना चाहते हैं DRDO का। तो फ्रेंड DRDO का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था। अभी इसका मेन अध्यक्ष कौन है, तो समीर कामत है। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। बात ही करना चाहते हैं इसरो का।
तो फ्रेंड्स इसरो का भी वर्तमान 11वें तब का अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है। वी कौन है? वी शंकर नारायण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इसे आप लोगों को सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का, ये आप लोग का जो लिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे ये आश्रम के बारे में लिख रहा है। देखिए आप लोग को पता है ब्रह्मचार्य, तो ब्रह्मचार्य जो होता है इसका जो आयु होता है जन्म से लेके 25 वर्ष ही होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को कर देंगे। गृहस्थ, तो गृहस्थ 25 से 50 का होता है, बिल्कुल देन सही है। वानप्रस्थ जो होता है 50 से 75, ये भी सही। सन्यासी जीवन 75 से 100। तो इसका राइट आंसर देखें तो 1 2 3 4 हो जाए, 1 2 3 4 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य में कहाँ पे है? तो याद रखिए ये जो आप लोग का वातापी है वो कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देख रहा रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखें रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। कहाँ की थी? गोंडवाना की। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को होपफुली पता होगा। तो प्लूटो ग्रह की खोज जो किया था क्लाइड टॉम बॉक के द्वारा, क्लाइड टॉम बॉक के द्वारा किया गया था, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग विलियम हर्शल के द्वारा। तो विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज किया था। विलियम हर्शल ने किस ग्रह की खोज किया था? अरुण ग्रह का। देन जोहान गाले, तो जोहान गाले के बारे में मेरे माइंड में भी था, स्किप कर। हाँ, वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? जोहान गाले के द्वारा, क्लियर है। वही जॉन एडम्स, तो फ्रेंड जॉन एडम्स के द्वारा जो खोज किया था इनका भी वरुणी ग्रह का खोज किया था, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या लिख रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। रुपया मुद्रा है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया ये रुपया लिख रहा है। देखिए रुपया लिख रहा, ये रुपया जो मुद्रा होता है वह इंडोनेशिया का है। किसका? ये इंडोनेशिया का है, क्लियर है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री जो बना है जो ब्रिक्स में शामिल हुआ। ब्रिक्स में शामिल होने वाला न्यू कंट्री कौन है? तो इंडोनेशिया। ये जनवरी 2025 में शामिल हुआ। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपए है। आप लोग पढ़े हुए होंगे, इस टाइप से लिखते हैं। इसका डिजाइनर कौन थे? उदय कुमार है। वही बात करना चाहते हैं भूटान का, तो भूटान का फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सुंगलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सुंगलू बोलते हैं। बांग्लादेश का टका बोलते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे लिख रहा है कुमाऊं हिमालय के बारे में। देन सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ा हिमालय को 4 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे, आप लोग के सामने पहले पढ़े होंगे पंजाब हिमालय, क्लियर। इसका एक ट्रिक होता है, नंबर याद कर लीजिए। देखिए NAPK याद कर लिया। तो एक होता पंजाब हिमालय के बाद आप लोग का होता कुमाऊं हिमालय। देन आप लोग का नेपाल हिमालय होता, लास्ट होता है असम हिमालय होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे कुमाऊं हिमालय के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि सतलज और काली नदी के बीच में आता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। गौरी गंगा होता है। क्या होगा? गौरी गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, गौरी गंगा नदी कुमाऊं हिमालय के हिमनद से निकलती है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और इसे हम लोग गौरी गंगा को शारदा नदी या फिर सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सब सारी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस में बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों के बीच में। MS एक्सेल में सॉल्वर एड इन का उपयोग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया था? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस टाइप्स का क्वेश्चन को बताया था, याद रखिएगा। MS एक्सेल में ध्यान से सुनिएगा, MS एक्सेल में सॉल्वर एड इन का उपयोग किसी लक्ष्य मान को प्राप्त करने के लिए, इनपुट मानों को समायोजित करने के लिए, अनुकूलन समस्याओं को हल करने के लिए किया था। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। MS वर्ड में दस्तावेज का लिखावट में एकरूपता और पेशेवर स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए स्टाइल्स का उपयोग करने वाले सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेडिंग पैराग्राफ आदि के लिए पूर्व परिभाषित या कस्टम स्टाइल को लागू करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी पूछे जाएंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, तो एल्गोरिथम वॉइस का अर्थ क्या होता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए AI द्वारा उत्पन्न व्यवस्थित और दोहराए जाने वाले त्रुटिपूर्ण परिमाण जो डाटा या डिजाइन में निहित पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भारत के किस अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के में चुनी गई है? तो मैं आप लोग को ऑप्शन के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत के देखिएगा, भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में चुनी गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, इसको भी मार दीजिएगा। क्लियर है? तो यह सम्मान पाने वाले दीपिका पादुकोण पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो फ्रेंड्स याद रखें, इसमें भारत का जो स्थान है 10वां है। कौन सा स्थान है? 10वां है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में होगा। ये क्वेश्चन पिछली बार CBT 1 में पूछा था। इसमें क्वेश्चन आया था कि टोटल कितने देश पार्टिसिपेट किए थे। टोटल देश इसमें 93 थे। 93 में भारत का स्थान कितना था? 10वां। ये TRE यानी कि CBT 1 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFA क्या है? तो फ्रेंड्स NEFA का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। बातें करना चाहते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखें, NEFA ब्रिटिश राजकाल का तथा स्वतंत्र भारत में 1972 तक प्रशासनिक विभाग था। कब था ये? 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, देखिए भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय के लिए, तो याद रखिएगा न्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। तो यानी कि कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। देन फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रस्तावना में सुनिए, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। अगेन आई रिपीट, प्रस्तावना में सबसे पहले तीन प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया, जिसमें पहला होता है सामाजिक न्याय। देखिए मैं लिख देता हूँ, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। सामाजिक न्याय होता है, देन आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन आर्थिक न्याय करेंगे और लास्टली करेंगे राजनीतिक न्याय। ये तीनों का उल्लेख किया गया, ये तीनों न्याय का उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मे भी पॉसिबिलिटी है आप लोग का पेपर में भी पूछ सकता है। सामाजिक, आर्थिक, देन राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया। क्लियर है? चलिए अब प्रस्तावना में समाज, ये देखिए ये जो लिखा गया ना वह रूस के संविधान से लिया गया। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता है 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो कि 1976 में जोड़ा गया था। सबसे पहले जोड़ा गया था समाजवाद। देखिए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, ये याद कर लीजिएगा। देन धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष, और लास्ट में जोड़ा गया था अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 दिसंबर को पारित हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये लागू कब हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जनवरी को। देखिए 12 जनवरी 1949 को, सॉरी 47 को। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है ना, भारतीय संविधान की आर्टिकल नंबर 44 में मिला है। तो आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 44 कहाँ पे लागू है। सबसे पहले होता क्या समझिए। तो आर्टिकल 44 में ये कहा गया कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। क्लियर है? अब पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया था। यानी कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था? गोवा था। तो गोवा भी किसके द्वारा हुआ था? तो पुर्तगाली के द्वारा। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ स्वतंत्र भारत में एक इतिहास बन गया, जो कि 27 जनवरी का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तराखंड, देखिए मैं लिख देता हूँ, सर्वप्रथम उत्तराखंड समान संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया। तो याद रखिए कब क्या? 27 जनवरी 2025 को। क्लियर है? देन इसके बाद जो दूसरा स्टेट जो बना हुआ गुजरात बन चुके हैं। कौन बने हैं? गुजरात। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं आर्टिकल के रिगार्डिंग। सबसे पहले आर्टिकल 40 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां दी गई है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 43 का। आर्टिकल 43 में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों के लिए विकास सारे का प्रावधान किया गया। आप लोग देखते होंगे राज्य में आप लोग को मनरेगा से कार्य मिलता है। किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर 43 के द्वारा। 44 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखिए इसको सुमेलित करना है।
तो देखते हैं क्या लिखा है, भारत का संघ। तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत का संघ जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का जो कार्य होता है वो राज्यपाल में होता है। नगर निगम जो होता है वो महापौर कहलाता है। ग्राम पंचायत क्या कहलाता है, सरपंच कहलाता है। ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन था, यानी ए का ए, बी का बी, 3 का डी और 4 का सी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्लियर है। चलिए, और कुछ नहीं, इसमें जो था मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारण था भुगतान संतुलन का संकट था। तो क्या था, भुगतान संतुलन का संकट। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए, और इसके बारे में वैसा कुछ है नहीं। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए 1991 के बारे में बताना चाहता हूँ। एक डेट था, इस चीज़ को शायद आप लोग पढ़े भी थे, मैं बताया था पिछले वीडियो में, 24 जुलाई। देखिए 24 जुलाई 1991 में, 24 जुलाई 1991 में उदारीकरण अर्थात नई आर्थिक नीति की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, 24 जुलाई 1991 को किया गया था। चलिए, इस वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है। और इसी समय से 1991 में 3 शब्द जोड़ा गया था। देखिए 3 शब्द आया था, जिससे बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है। चलिए, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। हमेशा याद रखिए, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग जो होती है C+I होता है। क्या होता है, C+I। देन ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। साइबर सुरक्षा में 0 डे वल्नरेबिलिटी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉफ्टवेयर में एक सुरक्षा खामी जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता को पता नहीं है और हैकर्स उसका फायदा उठा सके। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। लेंज का नियम जो प्रेरित धारा की दिशा का वर्णन करता है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे लेंस लॉ। तो हमेशा याद है, लेंस लॉ जो फॉलो करता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए, देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्या है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता आवेश का संरक्षण नियम किसने दिया था, कुलॉम ने दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताता ये जो निर्भर करती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर यह निर्भर करती है। 2 से 9 जुलाई 2025 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने देशों के आधिकारिक दौरे पर थे। याद रखिए, 2 से लेकर 9 जुलाई 2025 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के आधिकारिक दौरे पर। देखिए रिकॉर्ड हो गया 5 देशों के। चलिए, 5 देशों का नाम भी आप लोगों को जानना जरूरी है। पहला था आप लोगों का घाना, आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट क्या थे, घाना था। देन त्रिनाड एंड टोबैगो थे, त्रिनाड एंड टोबैगो थे। देन आप लोग का अर्जेंटीना था। उसके बाद कौन थे, अर्जेंटीना। देन आप लोग का ब्राज़ील पे थे। और लास्टली आप लोग का था नामीबिया। याद रखिए, 5 देशों की यात्रा पे गए थे 2 से लेकर 9 जुलाई के बीच में। घाना, त्रिनाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया। क्लियर है। चलिए, और इसके बारे में और क्या बताऊँ, काफ़ी है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। सबसे पहले वो घाना गए थे, जो कि 2 से लेकर 3 जुलाई को गए थे। देन 3-4 जुलाई को उन्होंने कहाँ पे गए थे, अर्जेंटीना गए थे। क्लियर है। फिर 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। क्लियर है। और 9 जुलाई को नरेंद्र मोदी नामीबिया गए थे। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए, भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण से। क्या है, पूर्वी चंपारण से। तो क्या ये विभा देवी का संबंध किससे है, तो पूर्वी चंपारण से है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। चंपारण से आप लोग एक नाम याद हो गया, राजकुमार शुक्ला कवि। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। निम्नलिखित में कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा है बिक्री कर, संपदा कर, उपहार कर, संपत्ति कर। तो यहाँ पे लिख रहा है डायरेक्ट कर नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा तो बिक्री कर। बिक्री कर एक प्रकार का डायरेक्ट कर नहीं है। क्लियर है, ये आप प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। प्लेइंग इट माई वेज का रचना किसने की थी। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है प्लेइंग इट माई वे की जो रचना किया था सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं सौरव गांगुली का। तो सौरव गांगुली का जो बुक है उसका नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। चलिए, और ब्रेन लारा का तो मुझे याद नहीं, सेन वर्न का था नो स्पिन था। क्या था, नो स्पिन था। वही टाइगर वुड्स एक अमेरिकी गोल्फर खिलाड़ी थे। और अमेरिका ब्रायन लारा का टेस्ट में बैटिंग में कितना रिकॉर्ड है, 400 का है।
चलिए, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुआ था 1776 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, क्लियर है। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1896 मानी जाती है, 1896 BC से मानी जाती है। यह ओलंपिक एथेंस में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आता है यह ओलंपिक कहाँ से शुरू हुआ था? तो एथेंस से शुरू हुआ था, क्लियर है। चलिए, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो आप लोग ओलंपिक हुआ था 2024 में, ये पेरिस ओलंपिक हुआ था। पेरिस ओलंपिक हुआ था, ठीक है, यानी पेरिस में हुआ था। देन आप लोग का जो 2028 में होगा, ये आप लोग को पता लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ पे होगा ये? लॉस एंजलिस में होगा, यानी अमेरिका में होगा। देन 2032 में जो होगा वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में होगा। और आई थिंक 2036 में भारत ही प्रस्तावित है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ामार राय किस विद्रोही से, देखिए, चूड़ामार राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे, झारखंड से अगर बिलोंग्स करते तो आप लोग पढ़े होंगे चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह से कौन थे? चूड़ामार राय थे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, चेरो विद्रोह जो हुआ था वो 1800 में हुआ था, जो कि भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, क्लियर है। और वही बात करना चाहता कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था, क्लियर है। वही चुआर विद्रोह जो हुआ था, इसका डेट था 1769 से लेकर 1809 के बीच में हुआ था। ये सारे झारखंड का क्वेश्चन था ये। चलिए, मैं खुद झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये सब क्वेश्चन। चलिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो कार्य होता है, देखिए, यह सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आप लोग एक कैटलिस्ट का नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, निकेल बोल सकते हैं, पैडमियम बोल सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का प्रूफ फुटबॉल की गेंद जैसी संरचना वाली होती है? ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर होगा कार्बन का C60 होता है, जिसे बोलते हैं वकी बॉल, C16। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो कार्बन का प्रूफ C60, जिसे बकी बॉल, जिसे बक मिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, यह संरचना फुटबॉल की गेंद की आकार क्या होता है, क्लियर है। चलिए, और ग्रेफिन क्या होता है? देखिए, कार्बन का प्रूफ ये चारों है, ग्रेफिन, ग्रेफाइट, हीरा, सीज। लेकिन ग्रेफिन जो होता है ना, ध्यान से सुनेगा, ग्रेफिन आप लोग का जो मोबाइल है उसका स्क्रीन जो, उसमें ग्रेफिन होता है। इस चीज़ को ही आप लोगों को मैं बताया था। वही ग्रेफाइट की बात करना चाहते हैं, तो ग्रेफाइट जो होता है एक समतलीय रचना होती है, जो कि नर्म और अच्छा स्नेहक होता है। और हीरा तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, क्वांटम डॉट्स जो नैनो टेक्नोलॉजी का एक उत्पाद है, का उपयोग मुख्य रूप से किस अनुप्रयोग में उसकी अद्वितीय ऑप्टिकल विशेषताओं के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च गुणवत्ता वाले डिस्प्ले के कारण, उच्च गुणवत्ता वाले डिस्प्ले के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। भारत सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक में किस स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखें, SDG विकास में भारत का जो रैंक है वह 99वां। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट लगा, तो 99वां है। SDG भारत सतत विकास लक्ष्य में भारत का जो सूचकांक है वह 99वां है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को मैं बताया था। देखिए, भारत पहली बार 67 स्कोर के साथ 100 में शामिल हुआ है, क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, SDG सूचकांक 2025 में 167 देश को शामिल किया गया, 167 देश में शामिल किया गया, जिसमें अपना प्यारा देश भारत का स्थान कितना है? 99वां है, क्लियर है। और यह सूचकांक प्रत्येक देश के प्रदर्शन को 17 सतत विकास लक्ष्य के संबंध में मापता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वही SDG सूचकांक में 2024 में भारत का रैंक कितना था? 109 था, 109 था। चलिए, अगर क्वेश्चन आता है 2024 में रैंक भारत का कितना था? तो 109 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। GST काउंसिल ने वस्तु एवं सेवा कर कौन सी टैक्स स्लैब को हटाने की मंजूरी दी है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन, आप लोग हाल फिलहाल नहीं देखे होंगे।
तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जीएसटी काउंसिल ने वस्तु एवं सेवा कर 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाने की मंजूरी दी है। तो 12% और 28% टैक्स को हटाने की मंजूरी दी है। क्लियर है। और ये जो मंजूरी दी मिला था वह 3-4 सितंबर 2025 को हुआ था। और फाइनली दबे जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक। देखिए कैसे याद करना है, मोदी जी का जो सीना कितना इंच का 56 है, तो याद रखिए 56वीं बैठक में 12% देन आप लोग को 28%, 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब कर दी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए, और इसकी जो घोषणा हुआ था जीएसटी के दोनों स्लैब यानी 5% और 18% का घोषणा जो हुआ था वह 22 सितंबर, देखिए लिख देता हूँ, 22 सितंबर 2025 से ये लागू है पूरे देश में। ये भी याद रखेगा। और इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जीएसटी परिषद की बैठक में कुल 33 सदस्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। जीएसटी परिषद के बैठक में कुल 33 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, तो असम था। अब पूरे विश्व का प्रथम देश कौन सा था, तो फ्रांस था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अनिवार्य रूप से तुर्की के ऑटोमन खलीफा को समाप्त करने के लिए किया गया है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे। तुर्की में क्रांति खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बन गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इसमें सही उत्तर का करना है। तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर केवल थर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर केवल और केवल 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करेंगे। चलिए, खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं इसलिए मैं इसका डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। कौन सा युग में गलत है। देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो ये बिल्कुल आप लोगों का सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो घोषणा हुआ था, देखिए यहाँ पे घोषणा की बात करें, यहाँ पे ध्यान दें घोषणा, तो इसका जो घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगेन आई रिपीट, इसका जो घोषणा हुआ था वह 8 अगस्त को हुआ था। देखिए ले देता हूँ, 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए गोरखपुर में एक फाटक था, एक चौरी था, एक चौरा था, इसी बीच में ये कांड हुआ था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। ये तीनों सही, लेकिन प्रत्यक्ष ये आप लोग का 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखते हैं क्या लिख रही है। इसमें सूची वन को सूची 2 से मैच करना। देखिए ये आप लोगों का चक्रवात के बारे में बोला। सबसे पहले विली विली, आप लोग देखेंगे जो चक्रवात आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसे बोलते हैं विली विली। हरिकेन, तो हरिकेन जो आता है वो उसे अमेरिका में बोलते हैं हरिकेन। और टाइफन कहाँ पे होता था, चीन में होता है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। टाइफन कहाँ हो गया, चीन में। विली विली ऑस्ट्रेलिया हो गया। हरिकेन कहाँ हो गया, यूएसए में हो गया। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब वर्गस कहाँ का होता है, तो आप लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में होते हैं। ये सारे पवन का नाम बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग इस ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, पीर पंजाल जो आता है वह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, तो पीर पंजाल दर्रे में कुल याद रखिए, सिंपल याद में किसके अंतर्गत आता है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में कुल 3 चीज़ होता है, तीनों को याद कर लिए। देखिए एक ट्रिक था मेरा, माना नीति लिपुलेख। देखिए माना नीति और लिपुलेख, माना नीति और लिपुलेख, ये तीनों जो होता है, तीनों आप लोग का उत्तराखंड में आता है। लिपु लेख, ये तीनों जो दर्रा आता है सब उत्तराखंड में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था। सबसे पहले फ्रेंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था, सबसे पहले देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो टेन्योर था भारत में वह 1916 से लेकर 1921 के बीच में था। अब देखिए 16 से लेकर 21 में कौन कौन है, तो 21 के बीच सारे तो ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहिए ये जो हुआ था 1919 में हुआ था। 1919 में, लेकिन आई रिपीट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना 1919 में पारित किया गया था। मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव थे। अगर क्वेश्चन आता है मॉन्टेग्यू कौन थे, तो भारत का राज्य सचिव थे। क्लियर है। और चेम्सफोर्ड कौन थे, देखिए चेम्सफोर्ड थे वायसराय। देखिए मैं लिख देता हूँ, चेम्सफोर्ड थे वायसराय। ठीक है। और ये कौन थे, तो ये थे राज्य सचिव। देखिए दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दिया, राज्य सचिव थे। क्लियर है। अब देखिए मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है।
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारत के संविधान की आत्मा एवं हृदय का? देखिए, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32, जिससे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, तो इसे ही बोलता है भारतीय संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और याद रखिए, आर्टिकल 32 जो होता है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के देश से लिया गया। वही बातें करना चाहते हैं हाईकोर्ट के द्वारा, तो याद रखिए जो राज्य में होता है तो हाईकोर्ट में होता है आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा मौलिक अधिकार के अतिरिक्त को यानी रीट को जारी करता है, हाईकोर्ट भी करता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए, अब भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है कुल कितना रीट जारी कर सकता है? 5। कितना? 5 हो गया। चलिए, और वैसा कुछ है नहीं, होता तो मैं बता देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन ये। तो ऑप्टिकल फाइबर फ्रेंड्स याद रखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है? अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है, ये हमेशा याद रखें माध्यम जो होता है सघन से विरल होता है, और आपतित किरण जो होता है वह क्रांतिक कोण से अधिक होता है, यानी 90 डिग्री से अधिक होता है इसका मान होता है आपतन कोण का। शून्य जताई कृषि पद्धति का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 46 का कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मिट्टी के कटाव को कम करना तथा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करना। पशु प्रजनन में मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन तकनीक का उपयोग किस लिए किया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वांछनीय लक्षणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े डीएनए मार्करों के आधार पर जानवरों को चयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय के उद्घाटन किया? याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की उद्घाटन किया है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? किस राज्य में घोषित किया गया तितली अभ्यारण्य? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में पहला तितली अभ्यारण्य जो है वह केरल में घोषित किया। कहाँ पे? केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो केरल राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। विदेशी निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश क्या होता है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश। अगेन आई रिपीट, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सर, आप लोग को जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय नियोजन के वास्तुकार का नाम था पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस चीज़ को ही आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जो हुआ था 1938 में हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना 1938 में हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन और भी कुछ है, और इसमें और भी ऐसा तो कुछ है नहीं। और फ्रेंड इसके साथ साथ याद रखें, इसी के आधार पर भारतीय नियोजन विधि के आधार पर ही 15 मार्च, देखिए मैं लिख देता हूँ, 15 मार्च 1950 था शायद, हाँ, तो 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही योजना आयोग का स्थापना हुआ था। क्लियर है? और अभी योजना आयोग के जहाँ पे 1 जनवरी 2015 से क्या लागू हो चुका? तो नीति आयोग लागू हो गई। ये सब सारी चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है इसे लिंगानुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? तो इस चीज़ को याद रखिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सबसे कम कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हरियाणा के पानीपत में है। हरियाणा के पानीपत में है। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, देखिए मैं लिख देता हूँ, 22 जनवरी शायद 2015 ही था, 22 जनवरी 2015 से हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम स्टार्ट किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। बातें करना चाहते हैं साक्षरता दर की। तो फ्रेंड्स याद रखिए, साक्षरता दर क्या होता है? 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति अगर अपना नाम पढ़ लिख सकता है तो उसे बोलते हैं साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया था? तो
याद रखिए उगादी उत्सव जो तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, उगादी उत्सव जो है ना कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसके साथ साथ उगादी उत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग भी मनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है और कौन सा राज्य के मनाता है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश देन तेलंगाना, ये भी राज्य के लोग क्या मनाते हैं, उगादी फेस्टिवल मनाते हैं। क्लियर है, ये एक प्रकार के मार्शल आर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, मार्शल आर्ट होते हैं। चलिए अब देखिए बातें करना चाहते हैं महाराष्ट्र का। तो देखिए महाराष्ट्र के लोग जो होते हैं मुंबई में, ये जो इसका जो मार्शल आर्ट्स है इससे हम लोग बोलते हैं गुड़ी पड़वा। क्या बोलते हैं, गुड़ी पड़वा बोलते हैं। देन आप लोग को और भी बताना चाहता हूँ गुजरात, तो गुजरात का वैसा तो है नहीं, कुछ है वैसा नहीं। उड़ीसा के भी मेरे मायने में वैसा नहीं है, जो आएगा हम बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद देखते हैं क्या लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, फिर उसी के रिकॉर्डिंग में आप लोग बताऊंगा। बस कुछ नहीं है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। सबसे पहले आप लोग को पता होगा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भूपेन हजारिका को 2019 में प्रणब मुखर्जी के साथ। क्लियर है, तो ये इनका जो संबंध था कला क्षेत्र से संबंधित था। तो कला क्षेत्र से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, कला क्षेत्र से संबंधित था। क्लियर है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ भूपेन हजारिका गायक एवं संगीतकार होने के साथ साथ एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम के संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ के रहने वाले थे, तो असम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, असम के रहने वाले थे। इसका निधन कब हुआ था, ये भी पूछ सकता क्वेश्चन। तो 5 नवंबर 2011 को इनका मृत्यु हुआ था। क्लियर है, चलिए और आप लोगों को बताया था मैं, वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें में नवाजा गया था। इसके साथ साथ कौन थे, प्रणब मुखर्जी, दोनों को साथ में किया गया था। और एक और थे समाजसेवी नानाजी देशमुख, यानी 3 लोगों को। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2019 में, अगेन आई रिपीट, 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी थे। क्लियर है, देन इसके बाद थे भूपेन हजारिका, और लास्ट जो आप लोग का था तीसरा व्यक्ति का नाम क्या मैं बताया था, तो नानाजी देशमुख। क्या था, नानाजी देशमुख। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप लोग को मैं बताया था देशमुख 2024 में कितने लोगों को मिला, तो 5 लोगों को मिला है। क्लियर है, तो 5 लोगों का नाम आप लोगों को पता है। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, देखिए इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो 49वां नंबर का मिला था कर्पूरी ठाकुर को, देन 50वां नंबर का लाल कृष्ण आडवाणी को, देन 51 नंबर की बात करना चाहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बाद था पीवी नरसिम्हा राव को। देखिए पीवी नरसिम्हा राव को 52 नंबर की बात करना चाहते हैं चौधरी चरण सिंह को, और लास्टली अगर 53वां नंबर की बात करना चाहते हो जो कि 53वां लास्ट है, तो एम एस स्वामीनाथन। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, आप पहला किसे मिला था, चलिए पहला भी डिस्कस कर देते हैं। जब आया था सारी चीज़ को देखिए 1954 में कितने लोगों को मिला था, केवल और केवल 3 लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते होंगे सबसे पहले किसको मिला था, तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को। देखिए चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को। देन फ्रेंड नेक्स्ट आप लोग को सर्वपल्ली राधे कृष्ण थे, सर्वपल्ली राधे कृष्ण को मिला था। और थर्डली आप लोग को पढ़े होंगे सीवी रमन, किसको मिला था, सीवी रमन। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग जानिए सार्क का सदस्य कौन होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, MBBS पीना याद कर लीजिए, MBBS याद कर लिए, लास्ट में क्या लिखिएगा, पीना, PINA। इस टाइप से आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए। चलिए बातें करना चाहते हैं M4। तो आप लोगों को पता है M4 क्या होता है, तो फ्रेंड्स M4, तो सबसे पहले M4 जो आप लोग का होता है मालदीव होता है। M4 क्या होता है, मालदीव होता है। B4 भूटान, B4 बांग्लादेश, S4 श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल, I4 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे अंतिम में शामिल हुआ था, आई थिंक लगता है 2008 या 7 में शामिल हुआ था। क्लियर है, तो बोला कौन शामिल नहीं, देखिए भारत भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो चीन इज द राइट आंसर। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं सार्क का। तो फ्रेंड्स याद रखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 8 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। क्लियर है, चलिए और इसका मुख्यालय कहाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के पेपर में। तो इसका मुख्यालय याद रखें काठमांडू है। कहाँ पे ये फ्रेंड्स, काठमांडू है। क्लियर है, ये सब सारी पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए कैसा लगा आप लोग को ये क्लासेस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है ये। तो चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, केवल ऊपर ऊपर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन एनालॉजी का 48 का संबंध 42 से है। देन आप लोग को बताना है, सबसे पहले देखिए 48 है, सबसे पहले इसमें अगर आप लोग देखिएगा
देखिए 4 को 8 से गुना किया, 8 चौक 32 हो गया। देन 10 जोड़ दीजिए, कितना रहा 42 आ गया। ये आप लोगों को कॉम्बिनेशन यूज किया गया। देन आप लोगों को सेम आप लोगों को इसमें कीजिएगा। सबसे पहले क्या करें, 6 को 3 से गुना करें, 6 3 18 हुआ। देन 10 को ऐड करिए, कितना आ गया 28 आ गया। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करना था आप लोगों को। चलिए इसमें आप लोग को बताना ट्रीज के लिए क्या होगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप लोग ट्रीज के लिए देखिएगा तो देखिए यहाँ भी हम लोग ट्रीज को कॉमन ले लिए। देन यहाँ भी हम लोग ट्रीज को कॉमन ले लिए। अब देखिए इसमें आप लोग ट्रीज को जब कॉमन लिए तो इसका मेन पार्ट्स क्या रहा, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या था 44 था। देन इसमें भी क्या था 44। तो ऑलरेडी ट्रीज के लिए क्या होगा 44। तो ऑप्शन नंबर ए को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखते हैं, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए गुना और भागा को, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। वैसे अगर बनाइएगा तो आप लोग के बीच में जो ऑप्शन आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसलिए हम बताएंगे नहीं सब, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग चलिए इसको बना। कुछ जड़ी बूटियां पेड़ है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कुछ जड़ी बूटी, खाली जड़ी देते हैं। तो कुछ जड़ी बूटियां क्या लिख रहा है पेड़ है, तो हम लोग यहाँ पे पेड़ मान लिए, क्लियर है। फिर लिखा कुछ पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ मान लीजिए कुछ पेड़ को पौधे मान लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं पहला क्या लिख रही है। तो पहला लिख रहा कुछ जड़ी बूटियां पौधे हैं, तो देखिए कुछ जड़ी बूटियां पौधे हैं, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला कैंसिल कर देंगे। देन कम से कम कुछ पेड़ पौधे हैं, तो कम से कम की बात करें ना, तो देखिए कुछ पेड़ तो पौधे हैं, तो बिल्कुल तो केवल केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स DEFRSTU एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन आवश्यक नहीं किसी क्रम में। यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया, तो ई देखो यू को क्या बोला टी के ठीक ऊपर रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की हो जाएंगे, नहीं बॉटम से आप लोग का अपर की हो जाएंगे। तो बॉटम में 1 लिख देंगे, 2 3, देन आप लोगों का 4 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा 10 तक काउंटिंग करना पड़ेगा। देखिए ये 1 हो गया, देन आप लोग को 2 3 4 5 और 6 और लास्ट में आप लोग को 7 का यूज करना है, क्लियर है। इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को जो भी बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप लोग को फेमस करना है। देखिए क्या लिख रहा है आप लोग को, यू को टी के ठीक ऊपर रखते हैं, क्लियर है। ई को डी के ठीक ऊपर रखा था, एस के ऊपर केवल एफ है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, एस के ऊपर केवल एफ है। तो मान लीजिए छठा पे एस है, तो इसके ऊपर क्या है केवल एफ है, यानी यहाँ पे आप लोग का फिक्स कर दिया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ लिख रहा था, नहीं लिख रहा। यू को टी के ठीक ऊपर रखते हैं, अभी छोड़ दीजिए। ई को डी के ठीक ऊपर रखते हैं, यानी कि देखिए यू को भी आप लोग को टी के ऊपर रखना है और ई को भी डी के ठीक ऊपर रखना है, ये आप लोग को भी फिक्स कर दिया। तो लिख रहा ई को नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं रखा जाता है, तो ई को नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं रखते ना, तो ई को हम लोग क्या करें, तीसरे पे नहीं रख सकते तो दूसरे पे तो रख सकते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे ई रख दिए, तो ई के नीचे क्या लिखेंगे, अल्टीमेटली आप लोग को डी लिख दिया है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे जो स्पेस बच रहा था, तो यहाँ पे हम लोग को यू रख देंगे, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे टी। अब आप लोग को जो बीच में बच रहे हैं हम लोग आर रख दिए, खाली हो गया ना। अब क्वेश्चन लिखा आर और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आर और एफ देखिए ये आप लोग आर है और ये एफ है, तो ये दोनों के बीच कितने हैं 1 2 3, तो टोटल 3 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिएगा 37.4 में से 34.6 को माइनस कीजिएगा तो 2.8 बचेगा, क्या बचेगा 2.8। देन 45 में से 42.2 माइनस किया तो इसमें भी 2.8 बचेगा। तो इस टाइप से अगर आप लोग माइनस करते हैं ना तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी इक्वल आ जाएगा। चलिए ये तो क्वेश्चन इजी है। देखिए सी फी लो मेरा टिक है, सी के बाद एफ है, फिर आई है, एल है, एल के बाद क्या होगा ओ आएगा, तो सबसे पहले ओ से स्टार्ट कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए सी फी लो रुक, ये मेरा टिक था, देखिए 3 का सी फी लो एल ओ लो रुक आर यू एक्स ये था, यानी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 इस टाइप से मैं याद किया था, जो आज फ़ायदा मुझे नज़र आ गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 5वें अंक, तो ये बने बाएं से 5वें अंक और दाएं से 10वें अंक का योग क्या होगा। तो देखिए लेफ्ट से 5वां अंक, तो 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट से 5वां अंक क्या आप लोग आ रहा 6 आ रहा। देन दाएं से 10वां अंक लिख रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 5 रहा, दोनों का सम कर दे 6 5 कितना होता है 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन को भी देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का नंबर 1 है, इसके ठीक ऊपर 2 है, ऐसे ऐसे आप लोग का 6 लिख रख लिया। अब देखिए आप लोग को 6 तक गिनती लिखना होगा। चलिए बात करना चाहता है 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कर दिए, क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए
लिख रहा है ई अभाज्य संख्या वाले तल पे रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अभाज्य संख्या देखिए तो इसमें एक 2 लिख रहा है, एक 3 लिख रहा है और एक 5 लिख रहा है, ठीक है। तो चाहे 2 3 5 पे होगा। अब क्या लिख रहा है, ई और सी जिन तलों पे रहते हैं उनके गुणनफल 8 है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग 5 और 3 को किसी संख्या से गुना कीजिए तो 8 नहीं आएगा, हम लोग को लेना है एकदम नंबर में या फ्रैक्शन में नहीं लेना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आप लोग को ई तो आप लोग को किस में रखना था, ई आप लोग को अभाज्य में रखना था। तो ई आप लोग को फिक्स कर दिए 2 पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि अब देखिए ई और सी को, तो ई को किससे, यानी कि देखिए यानी ई का 2 हो गया, तो 2 को कितना से हम लोग गुना करेंगे कि 8 आएगा, तो 4 से। तो फ्रेंड्स याद रखें 4 के जब हम लोग सिंपल वे में सी को लिख दें, क्योंकि दोनों को गुना कर देंगे कितना आ गया, 8 आ गया। पहला कंडीशन फॉलो किया, फुलफिल किया। अब लिख रहा है एफ ए के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है। एफ जो है ना ए के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाँ, रहता है तो ए के ठीक ऊपर वाले पे रहेंगे। चलिए देख लेंगे इसको, एफ जो है ए के ठीक ऊपर वाले में, तो एफ के ऊपर, ठीक है, इस देख लेते हैं। और क्या लिख रहा, एफ ए के, ठीक है। सी और बी जिन तलों पे रहता है उसके नंबरों का योग 7 है। तो सी और बी, तो सी तो आप लोग का 4 था, तो साथ में हम लोग बी को लिख देंगे 3 के साथ, क्योंकि 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ तक फिक्स हो गया। अब लिख रहा था आप लोग को, यहाँ पे एक और कंडीशन लिख रहा था, देखिए ई और सी जिन तलों पर, यहाँ पे एफ ए के ठीक ऊपर रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एफ को यहाँ माने तो उसके नीचे ए मान लेंगे। क्लियर है। अब लास्ट आप लोगों को जो बच गया आप लोग का डी, तो हम लोग को सबसे बॉटम में रख देंगे। अब क्वेश्चन लिख रहा है ई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग को लिख रहा है ई और एफ के बीच में, तो देखिए आपका एफ ये है और ये आपका ये है, तो देखिए कितना लोग बैठ रहा है, 1 2 3। तो राइट आंसर करेंगे 3, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 ही लोग है ना, ये 1 2 3, तो ई और एफ के बीच में, हाँ तो 3 लोग हो रहे हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 64 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो संख्या 7 8 3 2 1 4 5 में प्रत्येक अंक के बाईं ओर से दाईं ओर को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में बदलना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते, देखिए इसमें हम लोग संख्या ले देते टोटल 7 8 3 2 1 4 5 है। क्लियर है। इसको बदलिए ना, तो देखिए असेंडिंग करो, 1 2 3 देन 4 कर देंगे, फिर आप लोग का यहाँ पे 5 था, देन 7 था, 8 था। अब क्या है, इस प्रकार नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए बाईं ओर से दूसरे कौन है, 2 आ रहा, देन दाईं ओर से दूसरे अंक का योग यानी 7 है, दोनों को सम कर दे, 7 2 क्या होता है, 9 होता है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो 66 क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स ये आप लोग का डायरेक्शन का क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, वैसे आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन नया एनटीपीसी में पूछा गया था, मे भी पॉसिबिलिटी है मेंस में पूछ सकता है। तो देखिए इसको सेटिंग करना पड़ेगा, एक्स और वाई का रिलेशन, यही तो मेन क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसको अगर सेटिंग करने जान गया तो बन जाएगा। देखिए एक्स का वैल्यू, देखिए यहाँ पे एक्स का रिलेशन लिख रहा है 140.4 से, 38 का लिख रहा है वाई से, कौन सा कीजिएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू पुट कीजिएगा ना कि आप लोग की हो जाए। देखिए इसका आंसर वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्या ये ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए इसका रूल्स मैं बताता हूँ क्या बता रहा। सबसे पहले मान लीजिए एक्स के हम लोग 26 लिखते हैं। क्लियर है। तो 26 रेशियो क्या लिख रहा है, 140.4 लिख रहा है। क्लियर है। देन प्रोपोर्शन के रूप में लिख रहा है 38, और वाई के फॉर्म में अगर आप लोग देखिए तो क्या लिखा, 205.2 लिख रहा। अगर आप लोग देखिएगा तो 26 को हम लोग अगर 5.4 से गुना करेंगे तो 140.4 आएगा। देन 38 को भी हम लोग अगर 5.4 से गुना करेंगे तो 205.2 आएगा। तो ये सेटिंग इसमें हुआ था। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। ये भी क्वेश्चन इजी है। देखिए एम भागाकार, देखिए भागा का अर्थ क्या लिख रहा, ए बी का पिता है। यानी कि फ्रेंड्स एम जो, देखिए मैं बता देता, एम जो है ना वह एन का पिताजी है, तो यानी इसका जनरेशन क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर लिख रहा मल्टीप्लाई, ए बी की पत्नी है, यानी एन जो है ना आप लोग का पी की पत्नी है, तो एन जो आप लोग का पी की पत्नी है, तो ये माइनस में, तो ये आप लोग का प्लस में, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, पति पत्नी का। फिर आप लोग का लिख रहा माइनस, तो माइनस का तरीका ए बी का भाई, यानी पी जो है ना वह एस का भाई है। फिर प्लस, तो प्लस यानी एस जो है क्या लिखा, ए बी की माँ है, यानी एस जो है ना वह टी की
माँ हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। अब क्वेश्चन लिख रहा ना एम का टी से क्या संबंध है, देखिए एम का टी से क्या संबंध है, माँ के, देखिए इसकी माँ है तो माँ के भाई के पत्नी के पिता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ये आप लोग बना भी लिए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग देख लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, तो 69 क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखिए ये क्वेश्चन को अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 69 क्वेश्चन क्या है ये। 59 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। वांग बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, जबकि चाऊ दाएं छोर से पहले स्थान पर है। वांग और चाऊ के बीच कितने लोग बैठे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टोटल देखना पड़ेगा कितने लोग बैठे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा टोटल इसमें लोगों की जो संख्या 59 है। क्लियर है? और हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए वांग बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, तो देखिए बाएं छोर से ये पहला स्थान है, ये सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लोग किसको यूज करेंगे? वांग को ले देंगे। क्लियर है? देन जबकि चाऊ जो है दाई ओर से पहले स्थान पे है, तो चलिए दाई ओर से पहले स्थान पे, यहाँ पे पहले स्थान पे कौन है? चाऊ है। अब लिख रहा है वाऊ और चाऊ के बीच में कितने लोग बैठे हैं। फ्रेंड्स जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है उसमें टोटल ओवरऑल कितना था? 59 था, माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो वाऊ का स्थान कितना था? सेकेंड पे था, और चाऊ का स्थान कितना था? 1 था, यानी कि टोटल संख्या माइनस दोनों का सम कर दीजिएगा। तो यहाँ से टोटल सॉल्व किया तो 56 आएगा। क्या आएगा? 56 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग देखिएगा ना तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम टिकेंगे। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें देखते हैं क्या लिख रही है। चलिए 71 आगे क्वेश्चन, तो देखिएगा इसको ही बनाइएगा ना तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें आप लोगों को केवल मैचिंग करना था। तो इसमें लिख रहा था वॉल का, तो फ्रेंड्स वॉल के लिए लिखा, देखिए वॉल कहाँ पे लिख रहा है, इसमें एक वॉल लिख रहा और देन और कहाँ पे लिख रहा है वॉल का WALL नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग यानी कि ST BQ या CD होगा। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसका राइट आंसर होगा BQ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, किसी में कॉमन नहीं आ रहा था इस वजह से। ठीक है, इसको देख लीजिए, इजी क्वेश्चन होता है ये सब। ये भी आप लोग का रीजनिंग इजी है। देखिए 499 में अगर 2 को 1 घटाएंगे तो 498 आ गया, फिर यहाँ पे 8 घटा रहा, तो फिर यहाँ पे 27 घटाएंगे, फिर 64 घटाएंगे, तो 64 के बाद क्या होता है 125 घटा देंगे, तो 399 में 125 घटाए तो 274 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इजी है ये। देखिए यदि 17 अगस्त 2003 को रविवार था तो 16 सितंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या कीजिए, 2014 से आप लोग 2003 को घटाइए, तो अल्टीमेटली 11 साल बचेगा। क्या बचेगा? 11 साल बचेगा। अब 11 साल में हम लोग देखिए 11 साल को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 साल ऐसा होगा जो लीप ईयर होगा, तो 2 को 2 से गुना कर देंगे, फिर 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9 साल ऐसा होगा जो साधारण ईयर होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 9 कितना गया? 13, तो 13 साल टोटल आ गया, 13 आ गया, तो 13 में ऑड डे की संख्या कितना होगा? 6 आएगा। ओवरऑल यहाँ पे 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? और आप लोगों को क्या करना है, 12 सितंबर 2014 तक का निकालना। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको निकालते हैं ना तो आप लोगों का फ्राइडे आ जाएगा, देख लीजिएगा, बना के बन जाएगा। वैसे नहीं बनेगा तो आप लोग हमसे पूछेगा, मैं बता दूंगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बना सकते हैं, इसमें केवल और केवल चेंजिंग करना है। क्लियर है? चलिए जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग मेरे पास लिखिएगा, सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं सारी चीज़ को डील करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पजल का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या लिख रही है। लिख रहा AFJKP और Q एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसी प्रकार आप लोगों को ऊपर सबसे 6 तक है। क्लियर है? यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग करना, 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए 5, देन आप लोग को 6 लिखना है। क्लियर है? अब लिख रहा इसलिए के पी के ठीक ऊपर है, के जो लिख रहा है ना पी के ठीक ऊपर है, एफ और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, एफ पी के नीचे है, देखो एफ पी के नीचे किसी विषम संख्या वाली मंजिल पे रखता है। तो ठीक है, एफ जो है ना पी के नीचे किसी विषम संख्या वाले पे रहता है, तो एफ जो है ना पी के नीचे किसी विषम संख्या वाले पर रहता है, एफ जो है, तो एफ को हम लोग लिखे विषम संख्या पर रहते हैं। अब देखो एफ मान लीजिए विषम संख्या, मान लीजिए आपका एफ हो गया पी के नीचे, तो इसको देख लीजिएगा ना, तो इसको मैं बना देता हूँ डायरेक्टली, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये भी क्वेश्चन इजी है क्योंकि ये 1 सेकंड में मैं खुद बना दिया था, तो इसको देख लीजिए। ये आप लोग को मैं पूरा बना दिया, आप लोग केवल देख लीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पूरा एक के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा 78 का, तो एक आएगा आंसर। ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी इजी से बना सकते हैं। ठीक है, 80 नंबर भी आप लोग का इसका राइट आंसर हो, केवल अनुसरण 1 करते हैं। देख लीजिए, कंबल चादर तकिया चारपाई, तो चारपाई सबसे अलग हो गए इसमें। अगला क्वेश्चन ये सब देखिए 82 थोड़ा टफ है, तो इसको कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा।
चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, शनि पूर्व के सम्मुख है। देखिए सबसे पहले शनि पूर्व के सम्मुख है, उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है। देखिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, यानी कि आप लोग का एंटी क्लॉक वाइज चलता है, और 135 डिग्री एंटी क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉक हो रहा है। अब देखिए ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक होता है। जब भी अलग अलग आता है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 135 में से 45 को माइनस करेंगे, 90 डिग्री आएगा। क्या आ गया? 90 डिग्री। अब हम लोग देखें यहाँ पे शुरू में कौन सा दिशा था? पूर्व था। मान लीजिए कोई पूर्व है, अब यहाँ से इसको क्या जाना है? 90 डिग्री जाना है। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का वैल्यू था? वामा, यानी कि इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज जाना। तो फ्रेंड 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाना तो ऊपर चल जाएगा ना ये। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? उत्तर की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इस टाइप से बना सकते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप लोग का CBT 1 में भर भर के पूछा था, और ऐसा क्वेश्चन अगर बनाए होंगे तो आप लोग का रियल में सिलेक्शन हुआ होगा। देखिए सबसे पहले एक संख्या कूट दिया रहेगा, इसको रखने दीजिएगा। देखिए थोड़ा इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा इसमें फ्रेंड्स कहाँ हो रहा। देखिए इसमें आप लोगों को फॉलो करना होगा। देखिए इस चीज़ को, जो शर्त लिख रहा, देखिए इस शर्त को आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। क्या लिखा? $76.58% 62। अब आप लोग को लिख रहा क्या? देखिए यदि पहला घटक एक विषम संख्या, फ्रेंड्स इसमें पहला घटक क्या लिखा? 7। 7 क्या? एक विषम संख्या, और अंतिम घटक एक सम संख्या। देखिए सम संख्या यानी 2 है। तो इन दोनों यानी प्रथम और अंतिम घट के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। तो यानी पहला आप लोगों को सपोर्ट किया, तो हम लोग क्या करें? जो 7 का कूट है उसको लास्ट में लिख देंगे, और 2 का कूट को 1 में लिख देंगे, और अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे दिया कर्त में। क्लियर है? सेकेंड, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, तो दूसरा घटक प्रतीक है क्या? नहीं है, 6 है। तो जब फॉलो नहीं किया तो डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। यदि तीसरा घटक एक संख्या, तीसरा घटक संख्या क्या? नहीं, एक सिंबल है, तो ये भी कैंसिल हो गया। केवल आप लोगों का कंडीशन 1 फॉलो किया। तो कंडीशन 1 में क्या हो रहा? 7 का जो कोड है उसको 2 में करना है, 2 के कोड को 7 में लिखना है। यानी कि फ्रेंड देखिए आप लोगों को 7 का कोड क्या था? थोड़ा सा दिख रहा भाई, देखते हैं। 7 का कोड लिख रहा, 5 लिख रहा, ए का कोड 2 लिख रहा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए 7 का कोड क्या लिख रहा था, देखिएगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आगे थोड़ा सा देखिए क्या लिखा, 7, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, ये 7 6 वाला ना। देखते हैं, हो गया तो ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा और, हाँ देखिएगा, तो 7 है, तो 7 के यहाँ पे लोग क्या करेंगे? 7 के यहाँ पे लोग 2 का लिखेंगे, तो 2 के यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखिए अब कोई फॉलो नहीं किया तो 6 है, तो 6 के नीचे जो है उसी को लिख दें। तो 6 के नीचे टी था, देन डॉलर के नीचे क्या था? तो डॉलर के नीचे आप लोग का यू था, तो यू रहने देंगे। 5 के नीचे क्या था? एम था, तो हम लोग एम रहने देंगे। देन 8 के नीचे क्या था? तो डी था, डी डी रहने देंगे। आप लोग का प्रतिशत के नीचे एल था, एल रहने देंगे। 6 के नीचे टी था, टी रहने देंगे। 2, तो 2 को 7 से एक्सचेंज करते, तो 7 के नीचे 5 था, तो ये लिखेंगे। यानी राइट आंसर आएगा आप लोग का इस टाइप से आएगा, ATUMDLTF5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो रुको रुको 7 का, हाँ ऐसे, सॉरी ये ऐसा ही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ATUMDLTS, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बना सकते हैं, होपफुली बनाए भी होंगे। चलिए मैथ आ गया, तो मैथ तो अपना होता है। चलिए मैथ्स को खुद से बनाइए, या फिर मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से बनाना। देखिए नीचे देखिए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ ऑल माध्यिका जब भी ज्ञात करने के लिए बोलता है, आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजा दिए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग तुरंत सजाइए। तो पहला संख्या इसमें सबसे छोटा क्या लिख रहा? 52 लिख रहा, देखिएगा 52 लिख रहा। देन 52 के बाद क्या लिख रहे हैं? 68 लिख रहा। फिर आप लोग का 88 लिख रहा। क्लियर है? उसके बाद अगर आप लोग देखिए तो 90 लिख रहा। फिर उसके बाद लिख रहा 110 लिख रहा। फिर आप लोग का 134 लिख रहा। क्लियर है? और उसके बाद 152 लिख रहा। और लास्टली अगर आप लोग देखिए तो 180 लिख रहेगा। टोटल अगर एन की संख्या देखिए तो 8 हो रहा। क्या लिख रहा? 8 हो रहा। हम लोग क्या करेंगे? इसका माध्यक निकालेंगे। तो ये सम संख्या, क्या ये सम संख्या? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता, सम संख्या में क्या करते हैं? n/2, फिर n/2 में +1/2 करते हैं। तो 9 8 का था क्या था? 4। तो चौथा पद और पांचवा पद को जोड़ के इसका एवरेज निकालें। तो 90 और 110 क्या था? 200। 200 का हाफ क्या होगा? 100। तो राइट आंसर क्या होगा? 100 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए आ गया मैथ्स का क्वेश्चन, CI का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹5000 का धनराशि का निवेश किया। उसे n वर्षों के बाद 8640 की धनराशि प्राप्त हुई है। तो n का मान ज्ञात करें। देखिए आप लोग का n की मान जब भी ज्ञात करने के लिए बोलता ना, आप लोग यहाँ पे देखिए CI के रूप में 5000 था, हम लोग 5000 ले देंगे। क्लियर है? एक और आप लोग का वैल्यू लिखा था 8640, इसको आगे तोड़िए, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 150 यानी 500 और 864 को तोड़िए, ये आप लोग का 250 बार में आ गया। देन ये अगर आप लोग तोड़िए तो 4 आ गया, 3 2, फिर इसको तोड़िएगा ना तो ये आप लोग के 125 आ जाएगा। ये आप लोग का कितने में आ जाएगा? ये तो ये आ जाएगा 2 1 6 216। अब बताइए
125 और 216 कोई कॉम्बिनेशन में आता है, बिल्कुल देखिएगा ये क्या क्यूब रूट है, कितना ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो फ्रेंड ये जो 3 आ रहा ना, यही आप लोग का ईयर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोग को द्विघात समीकरण आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज किए होंगे। तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 4ac, 4 कर दें, ए का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू 1 है, बाई क्या करेंगे 2a, तो 2 कर देंगे और ए का वैल्यू 9 था, सॉल्व कर लीजिए ना। तो 9 प्लस माइनस कर देंगे, 81 है, 9 चौक 36 है, तो 81 में से 36 को माइनस करेंगे, बाय 2 कर देंगे। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना, तो देखिए 9 लिख देंगे प्लस माइनस रूट यहाँ पे 45 आएगा बट्टा 2, तो 9 प्लस माइनस रूट 45, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी को क्लिक कर सकते हैं, एक प्लस में तो एक माइनस में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है 89। तो चलिए 89 का क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, तो तंबू की ऊंचाई क्या होगा। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को केवल और केवल एक ही काम करना है। देखिए टोटल कितने व्यक्ति के रहने के लिए, देखिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है 5 मीटर स्क्वायर है, क्लियर है। अब 30 व्यक्ति को रहने के लिए जमीन का क्षेत्रफल क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो 30 को 5 से गुना करेंगे कितना है 150 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना 30 व्यक्तियों के लिए जमीन का क्षेत्रफल 150 हो गया। अब प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए आयतन कितना लिख रहा था 120 लिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 30 व्यक्तियों के लिए हवा का आयतन, तो हम लोग क्या करें 120 को गुना किससे करेंगे 30 से गुना करेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, यानी 3600 मीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे क्या करें इसका आयतन निकालेंगे, तो फ्रेंड्स इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख रहा था, तो इसका 150 लिख रहा था, एच का वैल्यू आप लोग को निकालना था और टोटल ओवरऑल वैल्यू लिख रहा था 3600। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो एच का अगर वैल्यू सॉल्व किया तो 72 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 72 मीटर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए एक व्यापारी एक शर्ट को 950 रुपये में बेचने पर 5% का हानि होती है, उसे इसे 1340 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग खुद से बना सकते हैं। देखिए आप लोग क्या देखिए बेच रहा ना ये, तो सबसे पहले देखिए बेचने 950 में बेच रहा था, क्लियर, तो यहाँ से सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालेगा तो यहाँ 5% का लॉस करते हैं, यानी कि 95 बाई क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, 95 के पारे में 950 कितना बार 10 बार में, तो यहाँ से आप लोग सीपी निकालेंगे ना तो 1000 आ गया, और कितना आ गया 1000 आ गया। अब इसे एसपी कितना यानी बेच कितना में रहे, तो देखिए 1340 रुपये में, 1340 रुपये में, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट देखे होंगे तो टोटल कितना आ गया 340, ओवरऑल सीपी कितना था तो 1000 था, 1000 था, देन इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 इसका आंसर आएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा 24 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 91 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग बना सकते हैं। ये क्या लिख रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था इसमें आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये बेस और ये दोनों सेम होता है, क्लियर है, ये आप लोग का अलग है, तो इसका वैल्यू आप लोग 100 लिख रहा है, ये भी आप लोग का 100 लिख रहा है, देन इसका बेस कितना लिखा 56 लिख रहा है। फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या लिखता है, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, b का वैल्यू क्या लिख रहा है 56, तो 56 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, देन यहाँ पे क्या करेंगे 5 है, a का स्क्वायर, तो a का वैल्यू देखेंगे 100 है, तो 100 का स्क्वायर कीजिए तो हम लोग 2 जीरो है तो एक और 2 जीरो डाल देंगे, माइनस 56 का स्क्वायर कीजिएगा, क्लियर है। तो जो भी करने पाएगा ना इसको पूरा सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसको अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोगों के बीच में जो इसका आंसर आएगा 48 आ जाएगा, सॉरी 2688 आ जाएगा, 2688 मीटर आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा 2688 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए बस कुछ क्वेश्चन आ रहा है फिर ओवर हो जाएगा। तो कपड़े के दो टुकड़े की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है, कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों से समान रूप से काटा जा सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। देखिए जब भी आप लोग को बोले समान रूप से, क्या बोला समान रूप से काटा जा सकता है, तो हमेशा ही जो दोनों संख्या दे रहा है दोनों का HCF निकालेंगे, क्या करेंगे HCF निकालेंगे, तो अल्टीमेटली 96 और 144 का HCF निकालेगा ना तो 48 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा।
ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन है, खुद से बना सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, कक्षा 10 के 3 अनुभागों ए, बी और सी में कुल 120 विद्यार्थी है। तीनों अनुभागों का औसत अंक 85 है। कितना लिख रही है? 85 है। तो फ्रेंड्स 85 लिख रहा है, क्लियर है। अब लिखा अनुभाग बी और सी में औसत अंक 88 है और अनुभाग ए का औसत अंक 78 है। तो अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? कुछ भी नहीं करना, आप लोग बना सकते इसको। तो देखिए सबसे पहले ए का देखेंगे, हम लोग देखेंगे ए का लिख देते हैं यहाँ पे और दोनों यहाँ पे बी प्लस सी का करेंगे, क्लियर है। तो देखेंगे ए का कितना लिख रहा था? 78 लिख रहा था। हम लोग ए का 78 कर देंगे, बी प्लस सी का अगर देखेंगे तो 88 लिख रहा था, क्लियर है। और तीनों का अगर आप लोग देखेंगे तो क्या लिख रहा था? 85 लिख रहा है। आई होप यहाँ तक यहाँ से माइनस करेंगे, एलिगेशन का रूल अपना दिए तो यहाँ पे 7 आ गया। यानी कि देखिए ए और बी प्लस सी का रेशियो आ गया 3:7 आ गया, क्लियर है। अब बोल रहा ए के विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ए के लिए आप लोग को बोला एक ओवरऑल 3 था और टोटल ऐड कर देते, 3 और 7 कितना होता? 10 हो गया। 3/10 कर देंगे गुना, इसको टोटल क्या था आप लोग का? 120 था। तो 120 से मल्टीप्लाई कर 0 0 कर 12 कितना होता? 36। तो टोटल 36 आएगा। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 1 + sin a बाय 1 - sin a, तो +1 + tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला। फ्रेंड्स देखिए 1 + sin a × 1 - sin a के करेंगे तो ये आप लोग का होता फार्मूला, इसका होता फार्मूला cos स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? ये cos स्क्वायर है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, a + b × a - b। तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कीजिएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बताइए आप लोग खुद से 1 - sin स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? cos स्क्वायर होता है। क्या होता है? ये cos स्क्वायर होता है। तो इसका वैल्यू आप लोग के सामने आ गया, cos स्क्वायर आ गया। और 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू होता है sec स्क्वायर है। आप लोग खुद से बता दीजिए cos स्क्वायर × sec स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश 35 रुपये केजी की दर से 10 केजी चावल खरीदता और 46 रुपये प्रति केजी की दर से 38 रुपये केजी चावल खरीदता है। वह मिश्रण को 43.5 केजी की दर पर बेचता है, तो हानि ज्ञात करना। ये तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले 35 को 10 से गुना करेंगे तो 350 आ गया, क्लियर है। देन 46 को हम लोग 38 से गुना करेंगे तो 46 को भी अगर आप लोग 38 से गुना करते हैं तो फ्रेंड्स 46 को अगर 38 से गुना कीजिएगा ना तो 1748 आएगा। क्या आएगा? 1748। अब दोनों को सम कर दीजिए तो दोनों को सम के 8 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये 20 हो गया, यानी 2098 आ गया, क्लियर है। अब क्या लिख रहा? सारे मिश्रण को यानी टोटल मिश्रण कितना हो गया था? 38 10 कितना होता है? 48, यानी 48 मिश्रण को 43.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 2088 आएगा। कितना आ जाएगा? 2088। हम लोग क्या करेंगे? 2098 में से 2088 को घटाएंगे, कितना बचेगा? केवल 10 रुपये बचेगा ना। तो राइट आंसर हो गया 10 रुपया। तो इजी तो क्वेश्चन था ये। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर भुजाएं 13.5 और 6.5 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है, आप लोग को पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया लिख देंगे, इसका फॉर्मूला था हाफ होता है इसके बीच की दूरी, तो दूरी को मान लेते हैं, मान लें एच मान लें, क्लियर है। अब दोनों का सम लिखते हैं यानी 13.5 और 6.5 जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा? 20 आएगा। सॉल्व कर लें, 20 का पहाड़ा में 80 कितना बार आता है? 4 बार में, तो एच का वैल्यू 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 8। तो राइट आंसर 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, इस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। हम देखते हैं क्या बनता है कि नहीं। दो सकेंद्रीय वृत्तों में व्यास 34 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। सबसे और एक सीधी रेखा सी ए पी एफ बड़े वृत्त को सी और एफ पर प्रतिच्छेद करती है और छोटे वृत्त को बिंदु ए और पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए पी बराबर 16 सेंटीमीटर है तो सी एफ की लंबाई ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले एक आप लोग को एक लिखना है ये और एक ये लिखना है, दोनों एक ही केंद्र वाले वृत्त ले लें, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त ले लेंगे। अब क्या लिख रहा है? देखिए दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास एक 34 सेंटीमीटर और एक क्या लिख रहा है आप लोग का? 50 है। तो फ्रेंड्स याद रखिए जो बड़े वृत्त है उसका लेंगे हम लोग 50। तो आप लोग खुद से बताइए बड़े कौन है? तो बड़े तो आपका ये है, तो इसका जो लेंगे तो 50 लेंगे इसका। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 50 जब लेंगे ना तो ये आप लोग का इधर कितना 25 होगा, देन इधर भी क्या होगा 25 होगा। और ये जो छोटे वाला वृत्त है इसका लेंगे 34 लेंगे, तो 34 का हाफ क्या लेंगे यानी केंद्र से दूरी लेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करेंगे 17 17 के रूप में बांट देंगे, 17 17 के रूप में बांट देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब क्या लिख रहा है? एक सीधी रेखा सी ए पी एफ लिख रहा ना, सी ए पी एफ लिख रहा, सी ए पी एफ बड़े वृत्त बिंदु को सी और एफ प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रही है। तो यहाँ से सेंटर से लेंगे, क्लियर है। तो सी ए पी एफ तो हम लोग क्या करें सेंटर के बाद ही लेना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो देखिए आप लोग को सी लेना पड़ेगा, देन आप लोग को ए लेना पड़ेगा, फिर आप लोग को ए पी लेना पड़ेगा, ये एफ लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें। वैसे ट्रिक लगाते हैं ना तो देखिए 8
15 17, यहाँ पे एक ट्रिक को देखिए, 8 था ना, ये 17 है, ठीक है, और AP टोटल लिख रहा था 16, तो इसका हाफ कीजिए कितना, 8 आएगा। तो यहाँ से 8 15 17, यानी एक यहाँ पे वैल्यू आ गया 15 आ गया। क्लियर है। अब देखिए एक और निकालिएगा, तो ये 25 था। क्लियर, देखते रहिएगा आप लोग। ये 25 था आप लोग का दिया था, और एक और वैल्यू कितना दिया था इसमें, 15 दिया हुआ था, यानी ये 15 आप लोग का आया था ना, तो 25 15, तो इसका और ट्रिपलेट निकाले तो 20 आएगा, 20 आएगा। और हम लोग क्या करें, CF की लंबाई करना, तो 20 को केवल 2 से गुना करेंगे, 40, तो ऑप्शन है 40। क्या देखिए ऑरली बन गया था, 40 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लिए होंगे। 5 घंटियों की शुरुआत एक साथ होती है। देखिए जब भी घंटी वाला क्वेश्चन आता है, जो भी डिजिट दिया सारे के एलसीएम निकालिएगा आप लोग। तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, देन आप लोग का 20 है। फ्रेंड्स आप लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो टोटल आएगा 240 आएगा। क्या आएगा, 240 सेकेंड आएगा। अब 240 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे ना, मिनट में बदलेंगे, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। कितना आएगा, 4 मिनट। तो इसमें 4 मिनट आएगा ना। अब आप लोग के लिए 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में बोला, तो 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में टोटल घंटा कितना होता है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, 3 घंटा आ रहा, कितना आ रहा, देखिए 3 घंटा आ रहा ना, तो 3 घंटा, तो 3 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने एलसीएम आता है, 4 से, तो 3 घंटा। देखिए सबसे पहले 3 घंटा था, तो हम लोग क्या करें, 3 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका टोटल एलसीएम कितना आया था, 4 आया था, 4 आया था ना। अब इसमें हमेशा एक जोड़ दीजिएगा, तो 4 का पारा में 60 कितना, 15 बनता है, 15 45 रहा, क्या आ गया, 46। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को तो बना सकते हैं ना, A+B+C का होल स्क्वायर, तो A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ये डी होगा आंसर। देखिए 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 45 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, 30 है आप लोग का, ये आप लोग का ये SP लिख रहा, देन आप लोग का ये लिख रहा 45 लिखा है, ये CP लिख रहा। क्लियर है। तो 15 के पारा में 2 बार में ये कीजिएगा, ये 3 बार में आएगा। तो यहाँ से आप लोग को SP और CP का रेशियो निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालेगा तो आप लोग का 3 और 2 आएगा, यानी 2 में खरीदे 3 में बेच दिए, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस में, 2 रुपये के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए तो 50% लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। मान लीजिए कि ओ त्रिभुज PQR के एक अंतः केंद्र है और भुजा QR पर एस इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु है जो OS परपेंडिकुलर QR है। यदि QOS बराबर 15 डिग्री है तो एंगल PQR का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, एक ट्रायंगल को शो करेंगे PQR। देखिए हम लोग क्या करें, एक ट्रायंगल को शो करें, ये आप लोग का ये क्या है, P है, देन ये क्या आप लोग का Q है, देन ये आप लोग का क्या है, ये R है। क्लियर है। अब इसमें लिख रहा था ओ एक अंतः केंद्र है, तो ओ को अंतः केंद्र मान। अब देखिए यहाँ से हम लोग इलाइट खींच दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे जो आप लोग का इसका वैल्यू लिख रहा है QOS का, तो चलिए QOS का वैल्यू कितना लिख रहा है, 15 डिग्री लिख रहा है, तो 15 डिग्री मान लें। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को वैल्यू निकालना है, तो इतना रात को कौन कौन कर रहा है यार। तो फ्रेंड्स इसमें से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो OQS बोल रहा, क्या लिख रहा है, OQS। तो इसमें हम लोग ओवरऑल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप लोगों को पता होगा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग OQS निकालेंगे ना, तो इसका एंगल निकालते हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये तो आप लोग का 90 डिग्री, देखिए ये आप लोग का 90 डिग्री ग्रुप में लेगा ना ये, तो 180 - 90 प्लस ये 15 लेंगे, तो यहाँ पे टोटल सॉल्व किए तो 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 75 डिग्री आ गया। क्लियर है। आप लोगों को पता है, देखिए एक अंतः केंद्र अब PQS और OQS दोनों 75 डिग्री होगा। आप लोगों को क्या निकालना है, PQR, तो 75 है, तो ये भी 75, तो 75 75 कितना, तो 150 हो गया। तो राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 250 और 450 के बीच वे संख्याएं जो 8, 12 और 18 से विभाज्य है, उनका योगफल कितना होगा। देखिए इसको अगर आप लोग बनाएगा, सबसे पहले 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालेगा, तो इसका एलसीएम आएगा आप लोग का 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आएगा। क्लियर है। अब 72 आ गया, तो आप लोगों को सॉल्व करना। देखिए 72 का टेबल पढ़िएगा ना, तो आप लोग को 72 का टेबल में शायद 4 बार गुना किया तो 288 आएगा। देन 5वां बार पढ़िएगा तो 360 आएगा। देन 6ठा बार पढ़िएगा तो 432 आता है। सारी को सम कर दिया तो 1080 आएगा। क्या आएगा, 1080। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखते हैं क्या लिख रही है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन इजी है, आप लोग बनाए होंगे तो ये बन गया होगा। तो ये इसका 105 का अगर बनाए होंगे ना, तो 105 का आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। रुके कॉल आ रहा, देखते हैं किसका ये। हेलो, रिकॉर्डिंग हो रहा भाई साहब, कैसे क्या बोले हम।